Hello dear students, welcome to your MED and 2T एजुकेशनल चैनल। हम लोग ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे थे। इससे पहले फूड हमने माउथ में लिया, चर्नअप किया, चबाया, सलाइवा मिलाया, उसके बाद धीरे धीरे ये फूड ओसोफेगस से होता हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचा। लास्ट क्लास में हम लोग देखे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में किस तरह से डाइजेशन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का रिदमिक मूवमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल एंड एक्सपेंसिव मूवमेंट होता है, जिसे हम लोग पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करते हैं। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्यों होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में? तो इसका सीधा सा जवाब है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इसलिए होता है ताकि उसमें अच्छी तरह से सारे एंजाइम्स मिल सके और उनमें केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो सके, ताकि जो न्यूट्रिएंट्स हैं फूड में, जो कुछ भी हमारे बॉडी के लिए एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, वो अलग हो सकें और स्मॉल इंटेस्टाइन का विलाई उसको एब्जॉर्ब कर ब्लड में मिलाकर बॉडी के अदर ऑर्गन में ट्रांसपोर्ट कर सके। इतना हम लोग पढ़ चुके। अब हमारा फूड स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलकर जो डाइजेशन होना था, डाइजेस्ट हो चुका है। जो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब होना था स्मॉल इंटेस्टाइन में, ऑब्जॉर्ब हो चुका है। अब वहां से निकलकर ये आ गया लार्ज इंटेस्टाइन। हम लोग एक और ये भी पॉइंट डिस्कस किए थे कि स्मॉल इंटेस्टाइन करीब 9 मीटर का होता है, लंबा होता है, जबकि लार्ज इंटेस्टाइन की बात करते हैं ये 1.8 मीटर का होता है, उससे कम लंबा है। फिर उसे स्मॉल इंटेस्टाइन और इसे लार्ज इंटेस्टाइन क्यों कहते हैं? तो उसका आंसर यही था कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका डायमीटर 1 इंच का होता है, जबकि इस इंटेस्टाइन का डायमीटर लगभग 3 इंच का होता है, 8 से 9 सेंटीमीटर। तो चूंकि इस इंटेस्टाइन का डायमीटर ज्यादा होता, अधिक होता है, इसीलिए हम इसे लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन कहा जाता है लगभग 1.8 मीटर लंबा होता है। ये एब्डोमिनल एनिमल डाइजेस्टिव सिस्टम का इंपॉर्टेंट पार्ट। अब लार्ज इंटेस्टाइन की बात करते हैं तो साफ दिख रहा है कि लार्ज इंटेस्टाइन के 4 पार्ट्स हो गए। पहला केशियम, असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन और डिसेंडिंग कोलॉन। 4 पार्ट्स होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के, असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन और सिग्मोइड कोलॉन। ये भी केशियम को हटा, ये केशियम असेंडिंग कोलॉन का पार्ट होता है। तो 4 पार्ट हो गया, असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन और सिग्मोइड कोलॉन। असेंडिंग कोलॉन का ही पार्ट है केशियम। केशियम असेंडिंग कोलॉन का वह पार्ट है जहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन में आकर मिलता है। ये पॉइंट याद रखिएगा कि असेंडिंग कोलॉन का वह पार्ट जहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन में फ्यूजअप होता है, मिलता है, क्या कहलाता है? अब केशियम से एक प्रोजेक्शन निकलता है, छोटा सा टेल लाइक प्रोजेक्शन, जिसे हम लोग कहते हैं अपेंडिक्स। अपेंडिक्स एक वेस्टिजियस ऑर्गन, पहले फंक्शनल था बट अब ये फंक्शनल नहीं है, यानी इसका कोई काम नहीं है। अभी तक नहीं पता चला है कि अपेंडिक्स का क्या काम। अभी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर कोई काम ही नहीं होता तो वो ऑर्गन होता ही नहीं। जैसे पहले हमारे टेल्स थे, तो बहुत से बुक्स आप लिखते हैं कि भाई अपेंडिक्स का कोई काम नहीं है, तो उनसे प्रश्न ही आ जाता है कि पहले हमारे टेल थे, टेल को हम यूज करना बंद कर दिए, अब हमारे टेल थोड़े हैं, अब हमारे टेल्स नहीं है ना। उसी तरह से अगर अपेंडिक्स का कोई काम नहीं है तो फिर अपेंडिक्स क्यों?
अरे कभी कभी बहुत कष्टपूर्ण हो जाता है, अपेंडिक्स में इन्फेक्शन हो जाता है, क्योंकि इसमें बैक्टीरिया आवाज आ गया, तो कभी कभी बैक्टीरिया अपेंडिक्स को इन्फेक्ट कर देगा, अपेंडिसाइटिस हो जाता है। चलिए, तो इसके अभी फंक्शंस पता है। आगे कहता है क्या, अपेंडिक्स इज अ प्रोजेक्शन फ्रॉम केसियम अ स्मॉल फिंगर शेप्ड ऑर्गन विथ नो नोन फंक्शन। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जिसका अभी फंक्शन हमें ज्ञात। लार्ज इंटेस्टाइन, ये इलियम स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम से जुड़ा होता है, किसके द्वारा, थ्रो क्लियोसियल स्फिंक्टर के द्वारा। क्लियर। अब असेंडिंग कोलॉन की बात करते हैं। असेंडिंग कोलॉन देखिए, सुपीरियर जो कोलॉन है, सुपीरियर कोलॉन यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के जुड़ा हुआ जो फर्स्ट पार्ट है, असेंडिंग कोलॉन, ये ऊपर की ओर जाता है, इसीलिए इसे हम लोग कहते हैं असेंडिंग कोलॉन। असेंडिंग कोलॉन है हॉलो ट्यूब, और असेंडिंग कोलॉन है जो राइट साइड, ये असेंडिंग कोलॉन हमारे बॉडी के राइट साइड में, यानी यहाँ से ये जो कोलॉन आता है, ये कोलॉन, ये साइड, ये हो जाएगा असेंडिंग कोलॉन। असेंडिंग कोलॉन हमारे बॉडी के राइट साइड में आता है, और यहाँ पर लगभग क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन मीटअप करता है, और उसके ठीक नीचे क्या है, बैक साइड में अपेंडिक्स। तो ये राइट एंगल्स पर मिलता है। असेंडिंग कोलॉन 90 डिग्री के एंगल पर परपेंडिकुलरली आता है, जिससे किसी मिलता है ट्रांसवर्स कोलॉन में, जो बॉडी की मिडिल पार्ट है, ट्रांसवर्स कोलॉन। अब लेफ्ट साइड में ट्रांसवर्स कोलॉन फिर 90 डिग्री के एंगल पर नीचे की ओर आता है, लेफ्ट साइड में, यानी इस साइड में, यहां से आया, देखिए कोलॉन इस तरह से आएगा, असेंडिंग कोलॉन, यहां से ये हो गया ट्रांसवर्स कोलॉन, और ट्रांसवर्स कोलॉन के बाद आ गया डिसेंडिंग कोलॉन, है ना। लेफ्ट साइड में आपका डिसेंडिंग कोलॉन आ गया। अब फिर ये ट्रांसवर्स कोलॉन 90 डिग्री पर नीचे फ्यूजअप हो जाता है, ये डिसेंडिंग कोलॉन बना देता है। अब यहाँ पर डिसेंडिंग कोलॉन रेक्टम के साथ एस लाइक शेप बनाता है, ये एस शेप है। एस शेप होने के कारण इसे हम लोग कहते हैं सिग्मोइड कोलॉन। लेफ्ट साइड में अब ये एस शेप बनाता है, जिसे हम लोग कहते हैं सिग्मोइड कोलॉन। और फाइनल सेगमेंट सिग्मोइड कोलॉन का ही फाइनल इनलार्ज पार्ट, इसे हम लोग कहते हैं रेक्टम। ये तो हो गए इसके लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट। अब प्रश्न है कि लार्ज इंटेस्टाइन किन किन टिश्यू का बना होता है, इसमें कौन कौन से टिश्यू, तो लगभग लार्ज इंटेस्टाइन के वय में वही सारे टिश्यू पाए जाते हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, विद लिटिल डिफरेंस। आप देखिए स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, तीनों एक ही प्रकार के टिश्यू के बने होते हैं। हाँ, कुछ फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस होता है, कुछ एनाटॉमिकल भी होता है। जैसे पहले 4 टिश्यू ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन कौन कौन सा है, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस एंड सेरोसा। ये 4 टिश्यू पाए जाते हैं किसमें, इसको ट्रांसवर्स सेक्शन दे लीजिए ना, ट्रांसवर्स सेक्शन दे लीजिए, और इसको स्टडी, इसका ट्रांसवर्स सेक्शन, इसको हटाइए। अंदर से बाहर की ओर, अंदर से बाहर की ओर 4 टिश्यू कौन कौन, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस और सेरोसा। पहले म्यूकोसा इनर मोस्ट, सबसे अंदर का टिश्यू होता है, सबसे इनर मोस्ट टिश्यू होता है, जो सिंपल कॉलुमनर एपिथेलियम टिश्यू का बना होता है। म्यूकोसा सबसे अंदर म्यूकोसा हो गया, इसका इनर मोस्ट हो गया। ये किसी का बना होता है, ये कौन सा टिश्यू का बना होता है, सिंपल कॉलुमनर एपिथेलियम टिश्यू का, जो स्मूथ होता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के म्यूकोसा में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन था, विलाई
इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन या विलाई नहीं पाया जाता है। सेम है, इसमें विलाई नहीं पाया जाता है। अब म्यूकोसा में क्या प्रेजेंट है? म्यूकोसा ग्लैंड, म्यूकोसा ग्लैंड, वहां भी म्यूकोसा ग्लैंड था। अब म्यूकोसा ग्लैंड क्या करता है? म्यूकस सेक्रेट करता है, म्यूकस सेक्रेट करता है। म्यूकस क्या है? म्यूकस इज बेसिक स्टिकी सब्सटेंस, और कह सकते हैं स्मूथ सब्सटेंस। इट्स सेक्रेट म्यूकस to follow lumen of large intestine to lubricate surface। ये म्यूकस सेक्रेट किया, म्यूकस क्या करता है? पूरे सरफेस को लुब्रिकेट कर देता है। क्योंकि अब लार्ज इंटेस्टाइन में जो काइम था, स्लरी था, अब वो स्लरी नहीं होगा, अब वो सॉलिड बनेगा। उसमें जब स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड लार्ज इंटेस्टाइन में आता है तो उनमें वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, बट इसमें वाटर की क्वांटिटी कम होती है, वाटर एब्जॉर्ब करता है। हमारे बॉडी का, पूरे बॉडी का, एनिमल बॉडी का 2 ऐसा ऑर्गन है जो वाटर रेगुलेट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत इंपॉर्टेंट। पहला लार्ज इंटेस्टाइन and second first large intestine and second। आपने जब गौर किया होगा कि जब हम लोग पानी कम पीते हैं तो जो स्टूल होता है, यानी जो शौच होता है, लैट्रिन होता है, वो ड्राई हो जाता है। हाँ, कुछ केस में अलग चीज होता है, वो इसीलिए होता है कि जब वाटर की स्कर्सिटी होती है तो हमारा बॉडी वापस लार्ज इंटेस्टाइन से और किडनी से, दोनों जगह से वाटर रीअब्सॉर्ब करता है। वाटर की स्कर्सिटी के कंडीशन में आपका जो टॉयलेट होगा वो पीला हो जाएगा, एल्बुमिन की मात्रा बढ़ जाएगी, बढ़ेगी नहीं, एल्बुमिन उसमें बढ़ा हुआ लगेगा क्योंकि वाटर की क्वांटिटी कम है, या और फिर उसका स्टूल टाइट हो जाएगा। आगे कहता है सब म्यूकोसा, इट इज अ लेयर ऑफ ब्लड वेसल्स सराउंडिंग म्यूकोसा दैट सपोर्ट अदर लेयर्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। अब म्यूकोसा के बाद दूसरा लेयर बनेगा सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा, इसमें काफी सारे ब्लड वेसल्स होंगे। ध्यान रखिएगा, म्यूकोसा में म्यूकस ग्लैंड पाया जाएगा, जो म्यूकोसा ग्लैंड पाया जाएगा जो म्यूकस सेक्रेट करेगा। सब म्यूकोसा में ब्लड वेसल्स है, सो दैट म्यूकोसा कोसा के द्वारा अब्सॉर्ब किया गया कुछ विटामिन्स और अदर न्यूट्रिएंट्स अलोंग विद वाटर उसको ब्लड में मिला सके। तो सब म्यूकोसा में ब्लड वेसल्स काफी पाए जाते हैं। म्यूकोसा सेल्स दैट कॉन्ट्रैक्ट एंड मूव लार्ज इंटेस्टाइन, कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अ स्मूथ मसल बॉन्ड इन म्यूस्कुलरिस प्रोड्यूस लंपी पाउच लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हॉस्ट्रा। अब इसके बाद थर्ड लेयर, इसकी थर्ड लेयर हो गया जिसे कहते हैं मस्कुलरिस थर्ड लेयर। जो थर्ड लेयर होगा, थर्ड लेयर में पाउच लाइक स्ट्रक्चर पाया जाएगा। थर्ड लेयर है, इसमें पाउच लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम लोग कहते हैं हॉस्टर। ये लंपी पाउच लाइक स्ट्रक्चर है। और सबसे बाहर का लेयर ये बहुत ही पतला होता है, थीन और इलास्टिक लेयर होता है, थीन और इलास्टिक लेयर होता है जिसे हम लोग कहते हैं सेलोसा। क्लियर हो गया? पहला म्यूकोसा, दूसरा सब म्यूकोसा, तीसरा मस्कुलरिस और चौथा सेलोसा।
ले एक बार फिर समझ लीजिए, म्यूकोसा जो लेयर होगा, म्यूकोसा लेयर म्यूकस सेक्रेट करेगा। सब म्यूकोसा लेयर ब्लड वेसल्स है जो न्यूट्रिएंट को ब्लड में मिला देगा। थर्ड लेयर होता है मस्कुलरिस, मस्कुलरिस में पाउच लाइक का स्ट्रक्चर पाया जाएगा। और सबसे बाहर का जो लेयर होगा कौन सा, सेरोसा। सेरोसा बहुत ही पतला टिश्यू लाइक का स्ट्रक्चर होगा जो ये वाटर सेरस फ्लड से क्रिएट करेगा, सो दैट लार्ज इंटेस्टाइन का बाहर का सरफेस भी, बाहर का सरफेस ये भी लुब्रिकेटेड है। अब हम बात कर लिए एनाटॉमिकल की टाइप्स की बात किए, हम बात कर लिए इनकी लेयर टिश्यू का कितने लेयर का बना होता है, ठीक है। अब बात करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन में होता क्या है। लार्ज इंटेस्टाइन कन्वर्ट फूड टू फैट्स बाय अब्सॉर्बिंग इसेंशियल विटामिन्स प्रोड्यूस्ड बाय गट बैक्टीरिया। विटामिन्स का न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन, ध्यान देखिए, विटामिन्स का एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं होता है, बहुत कम मात्रा में होता है। विटामिन्स का एब्जॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। काइन इंटर्स लार्ज इंटेस्टाइन फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन विया इलियोकियल स्फिंक्टर। इलियोकियल यहाँ स्फिंक्टर बना हुआ है, इससे फूड स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में इंटर करेगा। अब यहाँ लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ बेनिफिशियल, कुछ यूजफुल बैक्टीरिया होंगे। अब कुछ ऐसे फूड पार्टिकल्स होते हैं जो कि बैक्टीरिया कहीं नहीं होता। बैक्टीरिया थोड़ा सा गट में होता है, वो कोई विशेष फंक्शन नहीं करता। वो बैक्टीरिया स्वैलो इन हुआ, जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया, पहले तो मोस्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में डेड होगा। क्यों? क्योंकि जो स्टमक में डेड होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डेड कर देगा। बट उसमें से भी कुछ इसेंशियल बैक्टीरिया जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं वो बच जाते हैं, वो एक्टिव नहीं होते। क्योंकि एसिड है ना, तो बहुत से बैक्टीरिया को देखिएगा वो सिस्ट बना लेता है अपने बॉडी के चारों तरफ, वो सिस्ट बना ले, इनएक्टिव हो गया। अब वो सिस्ट स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आया और स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में आया। लार्ज इंटेस्टाइन में उनको फेवरेबल कंडीशन मिल गया, वो सिस्ट रप्चर कर गया और वो बैक्टीरिया लार्ज इंटेस्टाइन में आकर, अब बैक्टीरिया क्या करेगा, बहुत सारे फूड पार्टिकल्स स्पेशली रफेज उसके डाइजेशन में हेल्प करेगा। ये रफेज के डाइजेशन में हेल्प करेगा। रफेज मतलब रेशेदार भोजन। फाइबर्स, जैसे साग होता है, साग खाएं उसमें फाइबर होता है, सजन है उसमें फाइबर होता है, इवन गेहूं के आटे में भी फाइबर होता है। वो फाइबर लार्ज इंटेस्टाइन का जो बैक्टीरिया है उसको डाइजेस्ट करेगा और उनसे वो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करेगा। अब यहाँ से ये विटामिन, उसके साथ ही साथ जो विटामिन से एब्जॉर्ब करेगा, इसमें मोस्टली कौन कौन से विटामिन एब्जॉर्ब होगा लार्ज इंटेस्टाइन, तो विटामिन बी, B1, B2, B12 और बायोटीन ये एब्जॉर्ब करेगा। अब इस दौरान जब ये एब्जॉर्ब करेगा तो चूंकि इसमें रफेज भी एब्जॉर्प्शन होगा, इसमें बैक्टीरिया भी, एरोबिक बैक्टीरिया, एनारोबिक बैक्टीरिया, तो ये दो बाय प्रोडक्ट देगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और मीथेन। ये दो बाय प्रोडक्ट देगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और। अब अगर किसी कंडीशंस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस और मीथेन ज्यादा बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और मीथेन ज्यादा बन गया, आपने कुछ ऐसी चीजें खाई जिसे बैक्टीरिया ढंग से डाइजेस्ट नहीं हो रहा, मतलब फाइबर एक तरह से कहीं ज्यादा हो रहा, अब वो क्या करेगा,
बैक्टीरिया उसको डाइजेस्ट करने की कोशिश करेगा और उस कंडीशन में बहुत बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन प्रोड्यूस करेगा, वही पेट में गैस बनाएगा। और यही जो गैसेस हैं कभी कभी फार्टिंग के रूप में एनस से बाहर आता है और वो बदबू देता है। अब यहाँ के बाद डिसेंडिंग कोलॉन के बाद सिग्मोइड कोलॉन तक आते आते सारा न्यूट्रिएंट अब्सॉर्ब हो गया, फिर वाटर नहीं है। अब ये लगभग सॉलिड स्टेट में आकर के और रेक्टम में जमा हो जाएगा। रेक्टम में होता है स्फिंक्टर मसल, रेक्टम में स्फिंक्टर मसल्स है। अब स्फिंक्टर मसल्स के नर्व्स उनकी क्वांटिटी के आधार पर डिसाइड करेगा कि अब उसे बॉडी से बाहर निकालना है या ये रेक्टम का स्फिंक्टर मसल डिसाइड करेगा और उसके बाद ये रेक्टम में जमा होगा। जब रेक्टम में इन सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी तो फिर एनस के द्वारा उसे थ्रो अप करेगा। स्फिंक्टर मसल मैसेज भेजेगा ब्रेन को, सिग्नल भेजेगा कि देयर आर मोर देन कैपेसिटी मटेरियल्स हैव बीन स्टोर्ड एंड इट मस्ट बी थ्रोन आउट। और इस तरह से आप जो माउथ से जो इनटेक किए थे वो आपके बॉडी से बाहर निकल गया और यहाँ तक आपका सारा डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया। दिस वाज ऑल अबाउट ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। थैंक्स फॉर हैविंग पेशेंस एंड बीइंग विद अस। बी विद अस फॉर मोर interesting and updated video. In the next video we will start respiration. Thanks for being with us.